हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है फैक्टर मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम फैक्टर मार्केट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनके सेपरेटली मार्केट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने देखे होंगे, लेबर्स, लैंड, कैपिटल, ये सभी जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन सभी की अलग अलग आप जो है थ्योरीज को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। लाइक अगर मैं लेबर को लूँ तो लेबर मार्केट में आप स्टडी कर रहे होते हैं, डिमांड और सप्लाई को देख रहे होते हैं लेबर की, वेज रेट के हिसाब से कि वेजेस क्या चल रही है मार्केट में। इसी तरीके से अगर आप लैंड मार्केट में जाते हैं जहां पर आपको लैंड को सेल और परचेज बेसिकली डिमांड और सप्लाई करना है, तो वहां पर आप देख रहे होते हैं कि उस लैंड से कितना रेंट मिलने वाला है, कितना बेनिफिटेबल है जब जाकर मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करूं, उसमें पैसा लगाऊं। बेसिकली रेंट उसका रिटर्न है ना। और इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल आप बिजनेस में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है कितना नहीं करना है वो डिपेंड करता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कैपिटल क्या अमाउंट आप बेसिकली सिंपल में कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर मार्केट है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रही है, उसके हिसाब से बनाई हुई है आपने, तो मार्केट वहां पर चल रही होती है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट जोड़ूं, लाइक हम मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालें, हम डिमांड को निकालें, तो वहां पर हम देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होने पर उस इनपुट की डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि अगर मार्केट में इस पेन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इस मार्केट में इस पेन की डिमांड होने की वजह से ये पेन जिस भी मटेरियल से बनता है, अभी हम मटेरियल को छोड़ो, अभी हम मान के चलते हैं एक सिंगल सा वेरिएबल फैक्टर लेबर ले लेते हैं। तो बेसिकली जब इसकी डिमांड मार्केट में बनेगी तो मुझे इसको मैन्युफैक्चर ज़्यादा करना पड़ेगा, और जब मैं इसको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहता हूं तो मैं ज्यादा लेबर्स भी लगाऊंगा, बिकॉज ये लेबर से बन रहा है। तो लेबर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो लेबर्स की डिमांड इनपुट मार्केट में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो इनपुट यानी लेबर की जो डिमांड है वो डिराइव्ड हुई है फ्रॉम दिस प्रोडक्ट डिमांड। यानी कि अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ना हो तो आपके पास इनपुट की डिमांड तो क्रिएट होगी ही नहीं, तो उसको आप डिराइव डिमांड कहते हैं। जैसे कि पहला आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डिमांड फ्रॉम एन इनपुट depend on firm's level of output and factor prices, they are called derived demand। डिमांड के डिराइव डिमांड उसे आप कहेंगे जब उसका फैक्टर का इनपुट जो है उसके आउटपुट लेवल और उसके प्राइसेस पर डिपेंड कर रहा है ना, और उसके फैक्टर का प्राइस क्या है उस पर डिपेंड करता है, और मार्केट में उस प्रोडक्ट जिसका आप बना रहे हैं उस पर क्या डिमांड मतलब कितनी उसकी डिमांड है मार्केट का। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का। आप देखिए यहाँ पर ना मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पर ना दो वर्ड दिख रहे होंगे, पहला मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा दिख रहा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि एमपी और एमआर। तो आपने सेम दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग सेपरेटली पढ़े हुए हैं। आपने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू आपने रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट को यूज करने पर, इनपुट्स की एक एडिशनल यूनिट जब आप लगाते हैं तो आपको कितना एडिशनल प्रोडक्शन मिलता है उसको आप मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। बट जब आप मार्जिनल रेवेन्यूज को देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि हम जब किसी भी प्रोडक्ट की एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड करते हैं उससे हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, जो एडिशनल मार्जिनल रेवेन्यू हमको मिलता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल रेवेन्यू ही मार्जिनल रेवेन्यू है, और यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्शन ही हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो बेसिकली एक इनपुट से, मतलब एक एडिशनल इनपुट्स लगाने से मार्जिनल प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, और उस एक्स्ट्रा मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू क्रिएट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्रोडक्ट को मिलाकर ही तो आपके पास एक तरीके से इनपुट की वजह से ही तो दोनों बना है, और दोनों को मिलाकर ही आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बना है, यानी कि एमआरपी हम इसको शॉर्ट में कहेंगे। तो एडिशनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट क्रिएट बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। तो देखिए एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट यूज करा जिसके वजह से एक आपने एक एडिशनल आउटपुट बनाया, उस एडिशनल आउटपुट को आपने सोल्ड कर कर एक एडिशनल रेवेन्यू कमाई, है ना। सिंपल, आपने इनपुट को बनाया, एक एडिशनल इनपुट लगाया, उससे एडिशनल प्रोडक्शन आउटपुट निकल के आया, उस एडिशनल आउटपुट को आपने सेल किया तो आपके पास एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट। क्लियर, उसको आप मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में आप सभी को समझ में आया होगा। तो एमआरपी इक्वल्स टू आपके पास डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द टीआर फंक्शन, यानी कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डीएल, डीएल डेरिवेटिव ऑफ लेबर, विद रिस्पेक्ट टू लेबर में आप कर रहे होंगे, ठीक है।
और ये जो है किस किस का मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए अभी मैंने कहा था MR और MP का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर L क्यों लगा हुआ है, बिकॉज अभी हम लेबर की डिमांड को देख रहे हैं, एक लेबर की एडिशनल यूनिट ले रहे हैं। अगर आप कैपिटल की लेंगे तो MPK कर देंगे आप, है ना, तो MP की वजह से हुआ होगा। तो डिमांड कर्व ऑफ लेबर जो है क्रिएट होगा, यानी कि डिमांड कर्व ऑफ लेबर आपके पास इस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा, जो कि आपके पास MR और MPL के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, क्लियर है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन MRPL और VMPL यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, देखिए दोनों ना सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप एक एडिशनल यूनिट देखते हैं, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को देख रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, एक एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। और यहाँ पर आप रेवेन्यू देख रहे हैं कि एडिशनल यूनिट इनपुट लगाने से आपके पास कितना एडिशनल रेवेन्यू। क्लियर है। अब MRPL tells how much of firms will be paid to hire an additional unit of labor, एक additional unit labor लेने के लिए कितना करना पड़ेगा, है ना। एंड इफ द फर्म्स ऑफ लेबर इज फिक्सेस टू W, इसको हमने W फिक्स कर दिया, एंड देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होगी कि MRPL इक्वल्स टू W इक्वल्स टू P इंटू MPL। P यहाँ पर क्या है, प्राइस, और यहाँ पर ये MPL है आपके पास यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन, एंड MRPL W MR इंटू MPL इन परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, आपके पास ना जब मैं VMP की बात करता हूँ, किसकी, VMP की बात करता हूँ, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, तो वहां पर आप प्राइस को मार्जिनल प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और ये प्राइस AR ही तो होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो आपके पास यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR ही MR के इक्वल होता है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर प्राइस को MP से मल्टीप्लाई किया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन में, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR भाई सेपरेट होता है AR, इस वजह से MR को MP से ही मल्टीप्लाई किया। बट अगर VMP की हम बात करते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, तो वहां पर हमेशा AR से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों ही कंडीशन, तो वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यहाँ पर गिवन MRPL स्लोप इज डाउनवर्ड स्लोप होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से, एंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में लेबर जो है फंक्शन होगा वेजेस और प्राइस, और कैपिटल यहाँ पर कांस्टेंट है विच इज अनकंडीशनल लेबर। डिमांड ऑफ सेकंड कंडीशन ये आपके पास होगा, यहाँ से प्राइसेस हट जाएंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको सभी को पता ही है, जो MR है वेज अपॉन में दिस इक्वल्स टू MC। अब ये जो वेज अपॉन में दिस मैंने लिया हुआ है ना, ये क्यों लिया हुआ है, देखिए क्योंकि जो वेजेस है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो दोनों कंपेयर आपको करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपके पास जो है मार्जिनल कॉस्ट को आप कवर अप करेंगे कि हम एक एडिशनल इनपुट को लगाने के लिए कितना वेज दे रहे हैं, उससे कितना मार्जिनल प्रोडक्ट हमको निकल के आ रहा है, और कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है। अगर वो उसके इक्वल है जितना हम एक एडिशनल यूनिट को दे रहे हैं, तो हम इक्विलिब्रियम में हमें कोई लॉस नहीं हो, और प्राइस को अगर हम इक्वल कर दें इसके तो और बेटर रहेगा। ठीक है, अब डिमांड ऑफ एन इनपुट व्हेन सेवरल इनपुट्स आर वेरिएबल। अब यहाँ तो एक ही इनपुट दिया था जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, और एक ही इनपुट वेरिएबल था। अब अगर 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 इनपुट्स वेरिएबल हो जाएं, लाइक मैं यहाँ पर लेबर और वो भी ले लेता हूँ, रॉ मटेरियल भी ले लेते हैं, है ना। तो व्हेन वेज रेट्स फॉल्स एंड लेबर विल बी डिमांडेड इवन के इज अनचेंज, और के को आपको क्या रखना है, अनचेंज करना है। बट आपके पास यहाँ पर जो चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि जो चेंज आएगा आपके पास कि लेस एक्सपेंसिव फर्म्स इज लाइकली टू परचेज मोर कैपिटल ड्यू टू कम्प्लीमेंट्रीली, यानी कि अगर लेबर का प्राइस कम हो रहा है और कैपिटल अनचेंज है, तो आपके पास जो लेबर है वो लेस एक्सपेंसिव होगा, बट फर्म जब भी मोर कैपिटल एक्वायर करना चाहेगी, क्योंकि देखिए अगर लेबर लेस एक्सपेंसिव है तो लेबर्स को आप ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, और जब लेबर को आप ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे होंगे तो आपको दोनों का कंडीशंस को मैच करने के लिए कैपिटल की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कैपिटल का भी परचेज करेंगे ड्यू टू कंप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों एक साथ ही यूज हो सकते हैं, अकेले अकेले नहीं किए जा सकते। विच इज शिफ्टेड MRPL कर्व राइटवर्ड, और राइटवर्ड इसका कर्व शिफ्ट होगा व्हेन देयर बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द लेबर फर्दर। ठीक है, एंड वेरिएबल डिमांड फॉर द लेबर इज मोर इलास्टिक, आपके पास MRPL कर्व जो है मोर इलास्टिक होगा, बिकॉज लेबर लेस आपके पास एक्सपेंसिव है, और लेस एक्सपेंसिव है तो आप लेबर की तरफ ज्यादा झुकाव रखेंगे कैपिटल की कंपैरिजन में, इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक आपको देखने को मिलेगा। अब मार्केट डिमांड कर्व की अगर आप बात करें, मार्केट डिमांड कर्व किस तरीके से बिहेव करे, तो अगर आपके पास एक सिंगल प्रोड्यूसर है जहां पर उसका MRPL आप निकालेंगे
और आप देखेंगे प्रोड्यूसर इज एन इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर अ इनपुट। तो आप यहाँ पर एक एनालिसिस देखें, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये लॉन्ग रन इनपुट डिमांड है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो ये एमपीएल आपके पास, एमआरपीएल फर्स्ट फर्म का, सेकंड फर्म का, व्हेन के राइसेस, के अगर आपके पास बढ़ता है तो ये आगे की ओर इस तरीके से मूव करेगा। यहाँ आपने लेबर को दिखाया हुआ है, यहाँ पर इनकी वेजेस को दिखाया हुआ है। तो अगर आप देखें कि जब वेज आपके पास W0 है तो वहां पर आपके पास L0 के आसपास लेबर जो है क्या हो रहे हैं, एम्प्लॉयड हो रहे हैं। बट अगर आप देखें कि आपके पास वेजेस सेम रहती है तो सेम वेजेस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंडीशन लाया करती। बट यहाँ पर आपने अगर वेजेस को डाउन किया W1 तक तो आपके पास नया एक आपके पास डिमांड क्रिएट हो रही है फर्म की, ठीक है। तो वो आपके पास ये वाली है। इससे पहले अगर आप देखें जो ये पहले बाद में आया है, इसी कर्व पर एमआरपीएल 1 फर्म के आसपास देखें आप, तो इसी में अगर आप वेज रेट को कम कर देते हैं तो इतनी डिमांड जो है मतलब लेबर्स की क्रिएट हो रही है। तो ये शॉर्ट रन में है आपके पास, है ना, इन शॉर्ट रन में, शॉर्ट में आपके पास इतनी डिमांड क्रिएट होगी। बट व्हेन कैपिटल राइज, अब देखिए लॉन्ग रन में ही तो कैपिटल राइज होती है। लॉन्ग रन में अगर आपके पास कैपिटल राइज हुई, आपने कैपिटल को भी बढ़ा दिया, बिकॉज जो फिफ्थ फैक्टर होते हैं उनको आप लॉन्ग रन में इंक्रीज कर सकते हैं, शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन में आपके पास ये होगा, है ना। बट लॉन्ग रन में आपके पास जो एमआरपीएल कर्व है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जा रहा है यहाँ पर, और ये आपके पास के राइज होने की वजह से हो रहा है। तो अगर आप देखें तो अब सेम वेज रेट पर यानी W1 वेज रेट पर आप L1 डैश लेबर्स जो है मार्केट में एम्प्लॉयड कर पाएंगे। तो ये आपके पास ये टोटल डिमांड क्रिएट हो रही है लेबर की इन द लॉन्ग रन। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप सभी को जो है समझ में आया होगा। तो अगर हम ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके पास, दोनों वेज रेट पर, इस वाली वेज रेट पर और इस वाली वेज रेट पर, और अगर आप इसको एक लाइन से मैच कर दें तो ये जो आपके पास लाइन आ रही है जो कि अभी डार्क की गई है, ये डिमांड कब आ जाएगा, इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो लॉन्ग रन में आपके पास समेशन हो जाएगा दोनों मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट्स का आपके पास, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आप मार्केट डिमांड कब देखना चाहिए, देखिए मार्केट डिमांड कब, मार्केट डिमांड कब में आप यहाँ पर देखिए जो ED1 है आपके पास, हॉरिजॉन्टल समेशन है ये आपके पास एमआरपीएल कर्व के ऑफ ईच फर्म्स एंड प्राइसिंग रिमेनिंग अनचेंज। प्राइस यहाँ पर अनचेंज है, प्राइस में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो आपके पास ये जो DG1 है ये आपके पास यहाँ पर एमआरपी कर्व यानी कि दोनों फर्म्स के एक साथ जो है बनाए हुए कर्व है, समेशन है, और ये इंडस्ट्री का हम डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इनिशियली आपके पास अगर ये है तो इस वेज रेट पर आपके पास यहाँ पर ये ए पॉइंट मिल के आ रहा है, और ये वेज रेट पर आप इतना डिमांड कर पा रहे हैं, और जब आपने वेज रेट कम करी तो ये आपके पास इतना डिमांड क्रिएट हो रहा है। बट अगर आप देखें कि आपका अगर प्राइसेस अनचेंज है और वेजेस और लो जाएंगी तो आपके पास जो ये कर्व है आपके पास एमआरपीएल का समेशन कर्व, जो डिमांड कर्व्स थे जितने भी, उनका समेशन कर्व नीचे की ओर जाएगा, और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके पास मैच हो रहा होगा। तो वेज W1 पर आपके पास इतनी डिमांड क्रिएट हो रही होगी बी पॉइंट पर। तो अगर आप ए और बी पॉइंट से पास होते हुए कर्व ड्रॉ कर दें तो ये आपके पास मार्केट डिमांड कब बन जाएगा, इन द वेरिएबल प्राइसिंग। वेरिएबल प्राइसिंग में जब प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो, और जब प्राइसेस अनचेंज हैं तो ये भाई कांस्टेंट है, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो आप कह सकते हैं व्हेन द प्राइसेस इज वेरिएबल मार्केट डिमांड कर्व्स इज नॉट सिग्मा DI बट ए, क्या होगा, AB। जब आपके पास प्राइसेस क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, बट अगर प्राइसेस चेंज हैं तो आपके पास ये डिमांड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेबर सप्लाई की, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेबर सप्लाई की जब आप बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पर इंडिविजुअली फैक्टर्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं, सिंपल सा। तो ये मॉडल जो है बेस्ड है ऑन द चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन कंजम्पशन एंड लेजर। आप कह सकते हैं कि भाई उसको आराम चाहिए या वो उपभोग करने के लिए और काम करे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से यूटिलिटी ऑफ C कंजम्पशन और L यहाँ पर लेजर को लिया गया है। तो आपके पास यहाँ पर ट्रेड ऑफ अगर आप देखें तो कंजम्पशन जो है वेजेस और लेबर फिक्स रहेंगे, और उनका जो L है वो टोटल टाइम अवेलेबल को दिखा रहा है जो आपके पास L है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इंडिफरेंस कर्व बिटवीन द कंजम्पशन एंड लेजर विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड बोथ आर नॉर्मल गुड्स, और दोनों ही नॉर्मल गुड्स के केस में दिखाया हुआ। डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये रहे आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स जो हैं बनाए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास बैकवर्ड बेंडिंग हम सप्लाई कर्व को देखेंगे किस तरीके से होता है, इंक्रीजिंग इन द लेजर एंड दिस, ठीक है। तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर
हमारे पास यहाँ हमने वेजेस और यहाँ पर हमने लेबर सप्लाई ली हुई है। तो जैसे जैसे लेबर्स की सप्लाई बढ़ते जाएगी तो उनकी वेजेस बढ़ते जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ रही होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई ज़्यादा वेजेस मिलेगी लेबर्स को तो वो अपने आप को ज़्यादा सप्लाई कर रहे होंगे। बट एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर उनको एक मैक्सिमम वेज मिल रही होगी, उस वक्त वो अपने आप को सप्लाई कर रहे होंगे। बट उसके बाद अगर वेजेस बढ़ना स्टार्ट होती है तो वो लोग अपने आप को सप्लाई करना कम कर देंगे। बिकॉज लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि भाई हमारे पास उतना पैसा आ गया जितना हमारे लिए सफिशियंट है, बट अगर अब और वेज बढ़ती है तो मैं अब 8 घंटे काम करने की जगह, जैसे पहले वेज बढ़ रही थी तो मैं काम करते जा रहा था, बट अब अगर वेज बढ़ती है तो मैं अब 8 घंटे की काम करने की जगह उससे कम घंटे काम करूंगा और बचे हुए टाइम पे आराम करूंगा। बिकॉज इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द कंजम्पशन एंड लेजर। तो भाई उसको फायदा वहां पर मिलेगा तो वहां पर वो आराम करना ही प्रेफर करेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन, अगर आप इफेक्ट को देखें तो आपके पास ये इनिशियली आपका कर्व गया हुआ है जो कि इससे पास होते हुए यहाँ पर ये आपका एक कर्व मैंने बनाया हुआ है, इंडिफरेंस कर्व है। और ये इंडिफरेंस कर्व जो है बिटवीन द लेजर एंड कंजम्पशन के बीच में बनाया हुआ है नॉर्मल गुड्स के केस में। यहाँ पर आपको याद रखना है नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। और टेंजेंसी कर रही है यहाँ पर आपके पास कर्व्स पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग में ये इस पॉइंट पे था, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जैसे ही यहाँ पर लेजर लिया हुआ है, यहाँ पर कंजम्पशन लिया हुआ है, तो जैसे ही अगर आपके पास यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है, मतलब जो आपकी इनकम है वो बढ़ी, तो आपके पास इनकम बढ़ने पर यहाँ पर पहले ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा था, सी पॉइंट पे ये इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये टोटल इम्पैक्ट दिखाएगा बेसिकली जब आपकी इनकम जो है इंक्रीज हो चुकी होगी तो आप ए पॉइंट से सी पॉइंट पर और बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जाएंगे। बट अगर आपकी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है तो आप उसी पॉइंट पर अगर आना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि हम इसी कर्व पर हैं, उतना ही कंजम्पशन चाहते हैं और उतना ही लेजर चाहते हैं। तो इसमें आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा, तो देखिए इसका लेजर जो है मतलब कम होने लग जाएगा स्टार्टिंग में, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। बट जब आप इनकम इफेक्ट को देखेंगे तो इनकम इफेक्ट ज्यादा है, इनकम इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब इनकम बढ़ने पर आपके पास आप लेजर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब इनकम ज्यादा हो गई तो आप आराम करना पसंद करेंगे कंजम्पशन की जगह और काम करने की जगह। बट टोटल इफेक्ट को देखें तो आपके पास टोटल इफेक्ट ओनली इतना आया, दिस। तो इस टोटल इफेक्ट पर अगर आप देखें तो इस तरीके से आपके पास कर्व बन रहा है जहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा था स्टार्टिंग में और इनकम इफेक्ट कम था। तो इनकम इफेक्ट कम होने की वजह से लोग जो है ज्यादा कंजम्पशन करना पसंद कर रहे थे और वहां पर आराम कम करना पसंद करते थे बिकॉज ऑफ इनकम लो थी यहाँ पर। बट जब इसकी इनकम जो है ज्यादा हुई, देखिए आप इनकम इफेक्ट ज्यादा है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम है, तो आप देख सकते हैं जो कर्व है वो थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई का, ठीक है। जहां पर सिंपल सा बात है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम ज़्यादा होती है तो लोग आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई कम हो जाती है। इस वजह से लेबर सप्लाई कर्व ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है इस तरीके। सिंपल, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये हमारा चैप्टर जो है लगभग लगभग पूरा फिनिश हो चुका है। तो फैक्टर प्राइसिंग में यही टॉपिक्स थे और होपफुली आप सभी को आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं।